जय हिंद दोस्तों, ब्रेन बिट ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं राजेश सर आज फिर भौतिक प्रदेश की नेक्स्ट क्लास लेके आया हूँ, जिसमें हमें भौतिक प्रदेश के 3 भाग पढ़ चुके हैं। 6 भागों में विभाजित भारत का भौतिक प्रदेश अर्थात संरचना के आधार पर, बनावट के आधार पर भारत को जो 6 भागों में विभाजित किया गया उसे भौतिक प्रदेश के नाम से जाना गया, जिसमें हमने हिमालय का कंसेप्ट क्लियर किया। उसके बाद भारत के मध्य में स्थित विशाल मैदान से रिलेटेड बात की। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार अर्थात भारत की दक्षिण दिशा में स्थित पठारी क्षेत्र होने के कारण हमने तीसरे भौतिक प्रदेश का नाम दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार दिया, जिस प्रायद्वीपीय पठार की शुरुआत विंध्याचल पर्वतमाला से मानी गई है। विंध्याचल पर्वतमाला का विस्तार भी गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों तक फैला हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट भौतिक प्रदेश आने वाला है वो है भारत का चौथा भौतिक प्रदेश, जिसे पश्चिम का मरुस्थल प्रदेश कहा जाता है। पश्चिम का मरुस्थल प्रदेश अर्थात भारत का जो चौथा भौतिक प्रदेश है उसे पश्चिम का मरुस्थल प्रदेश या फिर से थार के मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए बच्चों, यह भारत की पश्चिमी दिशा में होने के कारण हमने इस भौतिक प्रदेश को पश्चिम का मरुस्थल प्रदेश का नाम दिया। अर्थात भारत की पश्चिमी दिशा में स्थित होने के कारण इस डेजर्ट भाग को, इस मरुस्थलीय भाग को हमने पश्चिम का मरुस्थल प्रदेश का। देखो सबसे पहली बात तो यह है कि इस मरुस्थल प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, तो इस मरुस्थल प्रदेश को थार का मरुस्थल कहा जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना है, अगर पूछ रहे थार का मरुस्थल भारत की किस दिशा में स्थित है, तो भारत की पश्चिमी दिशा में स्थित जो डेजर्ट क्षेत्र है, भारत की पश्चिमी दिशा में स्थित जो मरुस्थलीय भाग है, इस मरुस्थल को भारत में थार का मरुस्थल कहा जाता है। अर्थात इसे भारत का रेगिस्तान भी कहा जाता है। भारत का रेतीला रेगिस्तान किस मरुस्थलीय या फिर भारत का रेतीला रेगिस्तान किस भौतिक प्रदेश को कहा जाता है, तो पश्चिम का जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसे भारत का रेतीला रेगिस्तान कहा जाता है। वैसे मरुस्थल से वर्ड के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं कि विश्व में स्थित प्रमुख मरुस्थलीय भाग बताओ या विश्व में स्थित प्रमुख मरुस्थलीय क्षेत्र बताओ। तो अगर सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल बताओ कौन सा है, तो ध्यान रखना है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो आर्कटिक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यानी अंटार्कटिक जो मरुस्थल है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थलीय भाग है। अगर बात करें विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल की बात करें तो सहारा जो मरुस्थल है वो विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है जो उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। अगर बात करें कि विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है, तो अपने भारत का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये ऐसा मरुस्थलीय प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। इसीलिए विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला मरुस्थल पूछे तो हम बोलेंगे राजस्थान या भारत में स्थित थार का मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। एक पूछा जाता है कि मोजावे मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो बच्चों यहां से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनते हैं तो ध्यान रखना है मोजावे जो मरुस्थल है वो अमेरिका देश में स्थित मरुस्थल है और इस मोजावे के अंदर एक स्थान पड़ता है जिसे डेथ वैली के नाम से जानते हैं और ये डेथ वैली अमेरिका का सबसे गर्म स्थान है। अमेरिका का सबसे गर्म स्थान पूछे तो डेथ वैली है जो मोजावे मरुस्थल में स्थित है। तो बच्चों ध्यान रखना है, अगर पूछे सबसे गर्म स्थान अमेरिका का बताओ तो अमेरिका का जो सबसे गर्म स्थान है वो मोजावे मरुस्थल के अंदर डेथ वैली नामक स्थान है। देखो अमेरिका से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनते हैं तो पॉलिटिकल से 1-2 क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। अगर पूछे अमेरिका की राजधानी बताओ तो ध्यान रखना है अमेरिका की जो राजधानी है वो सिटी है वॉशिंगटन, और वॉशिंगटन जो सिटी है वो एक नदी के ऊपर बसा हुआ है जिस नदी को पोटोमैक नदी के नाम से जानते हैं। तो अगर पूछ ले अमेरिका देश की राजधानी किस नदी पर स्थित है, तो पोटोमैक नदी पर स्थित है। और वर्तमान राष्ट्रपति अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप करके। तो डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान में अमेरिका का राष्ट्रपति है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है। और भारत के अंदर जो लोकसभा या फिर राज्यसभा से संबंधित क्वेश्चन पूछे कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष, जबकि अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति पद का जो कार्यकाल है वो कुल 4 वर्षों का होता है। तो अपने मरुस्थलीय भाग की आगे बात करें
कि भाई जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है या फिर जो थार का मरुस्थल जिसे नाम दिया गया है, ये थार का मरुस्थल भारत की पश्चिम दिशा में स्थित है, भारत की पश्चिम दिशा में स्थित है। आगे और बात करें तो यह है विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। अगर पूछ ले दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल बताओ, तो बच्चों ध्यान रखना है विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल थार के मरुस्थल को कहा जाता है। अगर फिर और आगे बात करें तो यह थार का मरुस्थल विश्व के 2 देशों में फैला हुआ है, अर्थात थार के मरुस्थल का विस्तार भारत प्लस पाकिस्तान 2 देशों में है। और अगर बात करें पाकिस्तान में इस थार के मरुस्थल को किस नाम से जानते हैं, तो इस थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के पश्चिमी दिशा में स्थित थार का मरुस्थल पाकिस्तान में किसके नाम से जाना जाता है, तो इस मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। बाकी इस थार के मरुस्थल का 80% भाग भारत में विस्तृत है, अर्थात अधिकतम भाग थार के मरुस्थल का जो विस्तृत है वो अपने भारत के अंदर है। और भारत के अंदर अगर राज्य पूछे कि कितने राज्यों में थार के मरुस्थल का विभाजन पाया जाता है, तो अपने भारत के अंदर 4 राज्यों में थार का मरुस्थल फैला हुआ है, जिसमें नंबर 1 बात करें तो राजस्थान है, सेकंड बात करें तो पंजाब का हिस्सा है, तीसरे स्टेट की बात करें तो गुजरात है, और उसके बाद धीरे धीरे थार का मरुस्थल भारत के हरियाणा राज्य तक फैला हुआ है। अर्थात पूछा जाए कि भारत में कितने राज्यों में थार का मरुस्थल पाया जाता है, तो 4 राज्यों में पाया जाता है। और अगर पूछ ले सर्वाधिक थार के मरुस्थल का विस्तार भारत के किस राज्य में है, तो सबसे ज्यादा जो थार के मरुस्थल का विस्तार है वो भारत के राजस्थान स्टेट में। अर्थात विश्व में सर्वाधिक थार का मरुस्थल भारत में, और भारत में सबसे ज्यादा थार का मरुस्थल का विस्तार राजस्थान राज्य में पाया जाता है। जबकि थार का मरुस्थल भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्यों तक इसका भाग विस्तृत है। आगे अगर थार के मरुस्थल से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें तो मैंने बताया राजस्थान या फिर भारत का जो पश्चिमी दिशा है, इस पश्चिमी दिशा में स्थित एक मरुस्थलीय भाग जिसे थार का मरुस्थल नाम दिया गया, यह पश्चिमी दिशा में फैला हुआ है। और सेकंड बात अगर पूछ ले भारत की न्यूनतम वर्षा वाला, भारत का न्यूनतम वर्षा वाला भौतिक प्रदेश बताओ, तो भारत का न्यूनतम वर्षा वाला भौतिक प्रदेश थार का मरुस्थल है। न्यूनतम वनों वाला भौतिक प्रदेश बताओ, तो न्यूनतम वनों वाला भौतिक प्रदेश थार का मरुस्थल है। न्यूनतम जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश बताओ, सबसे कम जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश भी थार का मरुस्थल है। सर्वाधिक बंजर भूमि भारत के किस भौतिक प्रदेश में स्थित है, तो सबसे ज्यादा जो बंजर भूमि है वो भी थार के मरुस्थल में स्थित है। अर्थात जनसंख्या, न्यूनतम वर्षा, न्यूनतम वनों वाला भौतिक प्रदेश, सर्वाधिक व्यर्थ या बंजर भूमि इसी थार के मरुस्थल में पाई जाती है। यह थार का मरुस्थल विश्व के 2 देशों में फैला हुआ है, भारत और पाकिस्तान। ज्यादातर इसका हिस्सा भारत में स्थित है, 80% भाग भारत में पाया जाता है। और यह भारत का पश्चिमी दिशा में होने के कारण हमने इसे पश्चिम का थार का मरुस्थल का। देखो बार बार इस थार के मरुस्थल को रोकने के लिए भारत सरकार ने अनेकों योजनाएं निकाली हैं, जिसमें एक मुख्य योजना रहती है कि इस मरुस्थलीय भाग में एक नहर निकाली गई, जिस नहर को इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो कंसेप्ट पूछ लिया जाएगा कि बताओ भारत के किस भौतिक प्रदेश में इंदिरा गांधी नहर का विस्तृत भाग है, अर्थात भारत के किस भौतिक प्रदेश में इस नहर का भाव क्षेत्र स्थित है। तो वो तो ध्यान रखना है, अगर पूछे इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत के किस भौतिक प्रदेश में विस्तृत है, तो IGNP जो है इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है उसका विस्तार भारत के पश्चिम दिशा या फिर थार के मरुस्थल में, यानी इस डेजर्ट भाग को रोकने के लिए इस नहर का निर्माण किया गया। अगर बात करें इंदिरा गांधी नहर का प्राचीन नाम क्या था, तो इसको शुरुआत में राजस्थान नहर के या राजस्थान कन्नाड़ के नाम से जानते थे। उसके बाद इसका नाम बदलकर IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना किया गया। वो बात है 2 नवंबर 1984, अर्थात 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर से इसे इंदिरा गांधी नहर कहा गया। और ये विश्व की सबसे बड़ी नहर है,
विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना बताओ। तो विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, जिसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 649 किलोमीटर। अर्थात IGNP नहर विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, जो भारत के थार के मरुस्थल में विस्तृत एक नहर है। इस नहर को राजस्थान नहर या राजस्थान कन्नाड़ के नाम से जानते थे। 2 नवंबर 1984 को इस नहर को IGNP इंदिरा गांधी नहर का नाम दिया गया। आगे मरुस्थलीय भाग की बात करें तो इस मरुस्थलीय भाग के अंदर एक पर्वतमाला भी पाई जाती है, जो पर्वतमाला का विस्तार एक पर्वतमाला पाई जाती है, और यह पर्वतमाला का जो भाग है या विस्तृत भाग है उस पर्वतमाला को अरावली पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। तो अगर पूछ ले कि बताओ थार के मरुस्थल में कौन सी पर्वतमाला का विस्तार है, तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। इस अरावली पर्वतमाला का जन्म अरब सागर में होने के कारण अरावली पर्वतमाला का पिता अरब सागर को कहा जाता है। अर्थात अरावली पर्वतमाला का पिता अरब सागर को बोलते हैं। अगर बात करें कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार भारत के कितने राज्यों में है, तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार गुजरात के बाद में राजस्थान से हरियाणा होते हुए यह दिल्ली तक फैली हुई है। और दिल्ली में अरावली की पहाड़ियों को रायसीन की पहाड़ी कहा जाता है, और इसी रायसीन की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन निर्मित है। तो अगर पूछा जाए दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन किस पर्वतमाला का हिस्सा है, तो दिल्ली में स्थित जो राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया गया है वो अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों में स्थित है, जिन पहाड़ियों को दिल्ली की स्थानीय क्षेत्र में रायसीन की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। तो ये अपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है। इसी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अरावली पर्वतमाला पाई जाती है। और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी को गुरु शिखर कहा जाता है। गुरु शिखर भी भारत के राजस्थान राज्य में, तो ध्यान रखना है राजस्थान में गुरु शिखर जो है यह अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। तो अगर पूछ ले गुरु शिखर का संबंध बताओ तो अरावली पर्वतमाला से, जैसे धूपगढ़ी का संबंध बताओ तो अमरकंटक की पहाड़ी से, पारसनाथ का संबंध बताओ तो छोटा नागपुर के पठार से। वैसे अगर पूछा जाए कि गुरु शिखर किस पर्वतमाला का हिस्सा है, तो गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला का हिस्सा। देखो बच्चों, अपने इस गोरख बैच को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और इस गोरख बैच में जितने भी स्टूडेंट अपनी तैयारी करते हैं वो पूर्ण लगन और मेहनत के साथ अपने सिलेबस को लेके चलना है। प्रॉपरली अपनी क्लासें रूटीन के हिसाब से चलने लग गई। अपने ज्योग्राफी का सेकंड टॉपिक है, इसके बाद ज्योग्राफी का जो अपना थर्ड टॉपिक रहने वाला है वो एक मेनली टॉपिक है, जिसे भारत की नदियों के आधार पर पढ़ाई करेंगे। अर्थात भारत के अंदर बहने वाली जितनी भी नदियां हैं उन नदियों से बनने वाले क्वेश्चन, उन नदियों पर स्थित शहर या फिर उन नदियों पर स्थित प्रमुख जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे। या फिर किसी नदी का विस्तार कहाँ है, कौन सी नदी किस स्थान से निकलती है, किस नदी की कौन सी नदी सहायक है, या फिर नदियों पर स्थित जितने भी नेशनल वाटरवे राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है उनसे रिलेटेड अपन कंसेप्ट करेंगे। लेकिन अपना जो चौथा भौतिक प्रदेश है वो थार का मरुस्थल है, जिसमें एक तो IGNP इंपॉर्टेंट है, एक पाकिस्तान और भारत दो देशों में फैला हुआ है, भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है। यह विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थलीय भाग है, और इस मरुस्थलीय भाग के अंदर एक पर्वतमाला पाई जाती है जिसे अरावली पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। ये कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो अरावली पर्वतमाला से या फिर अरावली पर्वतमाला से रिलेटेड और कंसेप्ट की बात करें तो अपना जो अरावली पर्वतमाला है यह भारत का सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। तो अगर पूछे कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला बताओ तो अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। और अगर बात करें कि निर्माण अरब सागर में होता है और यह पहली बार, कई बार यहां से क्वेश्चन बनता है कि अरावली पर्वतमाला का धरातल पर प्रवेश अर्थात दिखाई कहां से दिखाई देती है, तो धरातल पर प्रवेश इसका पालनपुर से माना गया है। और ये पालनपुर जो जगह पड़ती है गुजरात स्टेट की है, अर्थात अरब सागर के बाद यह पहली बार पालनपुर गुजरात में धरातल पर प्रवेश करती है। तो अगर अरावली पर्वतमाला का धरातल प्रवेश माना जाए तो पालनपुर गुजरात, और अरावली के जन्म की बात करें तो अरब सागर में है, और इसीलिए अरावली पर्वतमाला को अरब सागर की
अरावली पर्वतमाला का पिता अरब सागर को कहा जाता है। उसके बाद अगर बात करें अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है, तो ध्यान रखना है अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। अगर पूछे भारत के किस राज्य में अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक लंबाई है, तो सबसे ज्यादा जो लंबाई है वो राजस्थान के अंदर है। कुल अरावली का 80% भाग अर्थात 550 किलोमीटर राजस्थान के अंदर फैली हुई है। इसीलिए अरावली पर्वतमाला का सबसे ज्यादा जो विस्तार माना जाता है वो राजस्थान राज्य में माना जाता है। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा फैली हुई अरावली पर्वतमाला है। राजस्थान के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अरावली पर्वतमाला है। राजस्थान की वर्षा विभाजक रेखा भी अरावली पर्वतमाला को बोलते हैं, क्योंकि 692 किलोमीटर में से 550 किलोमीटर के साथ सबसे ज्यादा विस्तृत जो फैली हुई अरावली पर्वतमाला है वो भारत के राजस्थान राज्य के अंदर स्थित है। तो अपना पहला भौतिक प्रदेश हिमालय पर्वतमाला रहा। उसके बाद हमने मध्य का विशाल मैदान देखा, उसके बाद दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, और उसके बाद बात करें तो आज अपनी जो क्लास रही है वो रही है थार के मरुस्थल पर, भारत के पश्चिमी दिशा में स्थित है। भारत का सबसे न्यूनतम वर्षा वाला है, विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। उसके बाद बात करें विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। एक मोजावे करके मरुस्थल है जो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका भाग में स्थित है, जिसका सबसे गर्म स्थान जो है उसे डेथ वैली के नाम से जानते हैं। भारत का रेतीला रेगिस्तान थार के मरुस्थल को बोलते हैं। और ये थार का जो मरुस्थल है ये पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा थार के मरुस्थल का विस्तार भारत में है और भारत के राजस्थान राज्य में सर्वाधिक थार का मरुस्थल फैला हुआ है। उसके बाद बात करें इस थार के मरुस्थल में अरावली पर्वतमाला है, और इस अरावली पर्वतमाला का जो सबसे ज्यादा विस्तार है वो राजस्थान राज्य के अंदर है। बाकी भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला, जिसमें 3 राज्य गुजरात, राजस्थान और हरियाणा है, और उसके साथ साथ अपने भारत की राजधानी या केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तक फैला हुआ है। दिल्ली में स्थित अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों को रायसीन की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और उसके बाद अपना जो 5वां भौतिक प्रदेश रहने वाला है उस भौतिक प्रदेश को कहा जाता है तटीय प्रदेश, अर्थात तटीय प्रदेश। और जो 6 नंबर का भौतिक प्रदेश रहने वाला है उस भौतिक प्रदेश को बोलते हैं द्वीप समूह, अर्थात तटीय प्रदेश। अगर तटीय प्रदेश की बात करें तो तट क्षेत्र वह क्षेत्र कहलाता है, वह क्षेत्र जिसकी एक सीमा, वह क्षेत्र जिसकी एक सीमा समुद्र को टच करती हो, समुद्र को टच करती हो, समुद्र को स्पर्श करती हो, और दूसरी दिशा धरातल को स्पर्श करती हो, और दूसरी दिशा धरातल को स्पर्श करती हो, वह भूभाग तट के नाम से जाना जाता है। अर्थात ऐसा भी कोई भूभाग, ऐसा कोई जमीन का टुकड़ा जिसकी एक दिशा समुद्र को स्पर्श करती हो या जलीय सीमा का निर्माण होता हो, जबकि एक दिशा इसके धरातल या धरातल को स्पर्श करती हो, तो वह क्षेत्र तटीय प्रदेश के नाम से जानते हैं। अब आगे भारत की बात करें तो भारत में कौन से तटीय प्रदेश है, तो देखो बच्चों हमने भारत के सामान्य परिचय में भी बात की थी, क्योंकि भारत की इस साइड समुद्र स्थित है अरब सागर, और भारत की जो पूर्वी साइड है वहां स्थित समुद्र है बंगाल की खाड़ी। तो अगर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से स्पर्श करने वाला भारत के भूभाग की बात करें तो एक तो भारत का यह क्षेत्र है जो अरब सागर को स्पर्श करता है, जबकि भारत का जो पूर्वी हिस्सा है ये पूर्वी हिस्सा बंगाल की खाड़ी को स्पर्श करता है। अर्थात भारत में कुल 2 प्रकार के तट पाए जाते हैं। अगर तट के विभाजन की बात करें तो एक भाग को पश्चिमी तट कहा जाता है, जबकि दूसरे भाग को पूर्वी तट के नाम से जानते हैं। अर्थात जो पश्चिमी दिशा में स्थित तट है वो पश्चिमी तट कहलाया, और जो भारत की पूर्वी दिशा में स्थित तट है उसे पूर्वी तट के नाम से जाने गए। और इस पश्चिम और पूर्वी तट दोनों प्रकार के तटों की बात करें तो इन तटीय प्रदेश में भारत के कुल 9 राज्य फैले हुए। यहां से भी नई का क्वेश्चन बनता है बच्चों, ध्यान रखना है खास करके। अगर पूछ ले भारत के कितने राज्य हैं, भारत के वो राज्य बताओ जो राज्य समुद्री सीमा का निर्माण करते, समुद्री सीमा का निर्माण करते हैं। अगर पूछा जाए कि भारत के वो कितने स्टेट हैं जो समुद्र को स्पर्श करते हैं, अर्थात भारत के वो राज्य बताओ जो तटीय सीमाओं का निर्माण करते हैं। तट पर स्थित राज्य कौन से? तो देखो भारत के समुद्री सीमा या फिर जलीय सीमाओं का निर्माण करने वाले राज्यों की बात करें तो कुल राज्य 9 है। अर्थात भारत के ऐसे 9 स्टेट हैं जो समुद्र या फिर जलीय सीमाओं का निर्माण करते हैं। देखो यहां से
नई का कंसेप्ट बनता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य में समुद्री या तटीय सीमाओं का निर्माण नहीं किया जाता। तो बच्चों ऐसे भारत के 9 स्टेट हैं जो पश्चिमी तट और पूर्वी तट दोनों तटों पर विस्तृत राज्य हैं। वो राज्य तटीय या फिर जलीय सीमाओं का निर्माण करने वाले राज्य कहलाते हैं। अगर बात करें भारत के ऐसे कौन से 9 स्टेट हैं जो तटीय या फिर जलीय सीमाओं का निर्माण करते हैं, तो सबसे पहला जो स्टेट है उस राज्य का नाम है गुजरात। गुजरात के बाद सेकंड जो राज्य है उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। उसके बाद तीसरा जो राज्य है वो राज्य है गोवा। उसके बाद केरला का नाम आता है कर्नाटक। कर्नाटक के बाद में तमिलनाडु राज्य भी जलीय या समुद्री सीमाओं का निर्माण करता है। उसके बाद स्टेट का नाम आता है उड़ीसा। उड़ीसा के बाद स्टेट का नाम आता है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद स्टेट का नाम आता है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल राज्य। ये भारत के वो राज्य हैं जो समुद्री या फिर जलीय सीमाओं का निर्माण करते हैं। अर्थात भारत के कुल 9 राज्य समुद्री या फिर जलीय सीमाओं का निर्माण करते हैं। अगर यहाँ से भी बार बार एक और क्वेश्चन बनता है कि भाई बताओ सबसे ज्यादा जलीय या समुद्री सीमा का निर्माण करने वाला राज्य, तो सर्वाधिक समुद्री या सर्वाधिक जलीय सीमाओं का निर्माण करने वाला राज्य गुजरात स्टेट है जो सबसे ज्यादा समुद्र को टच करता है। और सबसे कम की बात करें तो न्यूनतम जलीय सीमाओं का निर्माण करने वाला, न्यूनतम जलीय सीमा का निर्माण करने वाला भारत का कौन सा स्टेट हो जाएगा? गोवा स्टेट हो जाएगा। अर्थात गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, इसीलिए सबसे कम समुद्र को स्पर्श करने वाला भारत का राज्य बताओ। या फिर भारत के कितने राज्य जो समुद्र को स्पर्श करते हैं, या फिर सर्वाधिक समुद्र को स्पर्श करने वाला राज्य बताओ। तो सर्वाधिक समुद्र को स्पर्श करने वाला राज्य गुजरात है, सबसे कम समुद्र को स्पर्श करने वाला राज्य गोवा है। अर्थात सबसे कम जलीय सीमाओं का निर्माण गोवा स्टेट करता है। देखो यहां से एसएससी जीडी 2023 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई भारत का कौन सा राज्य है जो समुद्र को भी स्पर्श करता है और धरातल को भी स्पर्श करता है, अर्थात दोनों प्रकार की सीमाओं का निर्माण करता है। जैसे हम राजस्थान हरियाणा की बात करें तो ये वो स्टेट है भारत के जिसके चारों ओर धरातल है, अर्थात समीप समुद्र न होने के कारण इनकी जो चारों तरफ की दिशाएं हैं वो धरातलीय दिशाएं को स्पर्श, जमीन को स्पर्श करती है। लेकिन जीडी ने पूछा कि भारत के वो राज्य बताओ जिसकी एक दिशा धरातल को स्पर्श करती है अंतरराष्ट्रीय, और एक दिशा समुद्र को स्पर्श करती है। तो हम ये मैप से ठीक से पढ़ सकते हैं। जैसे अपने भारत का उत्तरी जो हिस्सा है वो हिस्सा टोटल अंतरराष्ट्रीय सीमा दूसरे देश के साथ सीमा धरातल के रूप में बढ़ाते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान है, भारत और नेपाल है, भारत और भूटान है, भारत और अफगानिस्तान है, भारत और म्यांमार है, भारत और बांग्लादेश है। ये वो देश हैं जो भारत को उत्तर दिशा से, भारत की उत्तर दिशा से स्पर्श करते हैं, इसीलिए टोटल देश भारत के साथ सतलीय सीमाओं का निर्माण करते हैं। लेकिन गुजरात की बॉर्डर भी पाकिस्तान के साथ सतलीय लगते हैं, लेकिन गुजरात का जो नीचे वाला हिस्सा है, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो जलीय सीमा बनाते हैं उसमें गुजरात भी शामिल है, तो गुजरात का जो नीचे वाला हिस्सा है वो अरब सागर को स्पर्श करता है, और यहां पर भारत का जो राज्य फैला हुआ है उस स्टेट का नाम है पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल की एक दिशा तो बांग्लादेश को स्पर्श करती है अर्थात धरातलीय सीमा लगती है, और पश्चिमी बंगाल की एक सीमा बंगाल की खाड़ी को लगती है। अर्थात ये दो वो स्टेट होंगे जो धरातलीय और जलीय दोनों प्रकार की सीमाओं का निर्माण करते हैं। तो बच्चों नोट करके अपने को ये कंसेप्ट लिखना है कि भारत के वो राज्य बताओ, या फिर भारत के वो राज्य जो धरातल और जलीय, धरातल व जलीय दोनों प्रकार की सीमाओं का निर्माण करते हैं। तो भारत के धरातल और जमीन जलीय सीमाओं का निर्माण करने वाले भारत के 2 स्टेट हैं। एक राज्य की बात करें तो गुजरात राज्य, और दूसरा राज्य रहने वाला है पश्चिमी बंगाल। अर्थात ये भारत के वो 2 राज्य हैं जो जलीय और सतलीय, जलीय धरातल भी शब्द आ सकता है या फिर शब्द यूज किया जा सकता है सतलीय, सतलीय और जलीय दोनों प्रकार की सीमाओं का निर्माण करने वाले भारत के राज्य बताओ। तो सतलीय और जलीय दोनों प्रकार की सीमाओं का निर्माण करने वाले भारत के 2 राज्य हैं, गुजरात और पश्चिमी बंगाल। उसके बाद हम अगर घाट की बात करें या फिर तट की बात करें, अपना जो 2 भागों में हमने तटों का विभाजन किया जिसे हमने नाम दिया पश्चिमी तट और पूर्वी तट, इन तटों को भी अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है, अर्थात इन तटों को भी अलग अलग खंडों में बांटा गया। अगर पश्चिमी तट की बात करें तो पश्चिमी तट में काठियावाड़ का मैदान है, पश्चिमी तट में कोंकण तट है, पश्चिमी तट में मालाबार तट फैला हुआ है, पश्चिमी तट में कन्नड़ तट फैला हुआ है। पूर्वी तट की बात करें तो पूर्वी तट के अंदर कोरोमंडल तट का विस्तार पाया जाता है। इन तटों के अंदर प्रमुख पहाड़ियां भी स्थित है। इन तटों का विस्तार भारत के कौन से राज्यों में, तो अगर बात करें सबसे पहले तट की
तो इस तट को, जो पश्चिमी भाग का पहला तट है, इस तट को काठियावाड़ का मैदान कहा जाता है। तो हमें देखना है कि काठियावाड़ का मैदान भारत के किन राज्यों में। इसी पश्चिमी तट का जो दूसरा भाग है इसे कोंकण तट के नाम से जानते हैं, और इसी पश्चिमी तट का जो तीसरा भाग है उसे कन्नड़ या फिर कर्नाटक तट कहा जाता है, और इसी पश्चिमी तट का जो चौथा भाग है इस तट को मालाबार तट के नाम से जानते हैं। अर्थात अगर पूछा जाए कि मालाबार तट बताओ भारत के कौन से तट का भाग है, तो बच्चों मालाबार तट, कर्नाटक तट, कोंकण तट या काठियावाड़ का मैदान भारत के पश्चिम तट के हिस्से हैं। अगर काठियावाड़ के मैदान की बात करें तो काठियावाड़ का मैदान गुजरात से लेकर मुंबई तक, गुजरात से लेकर मुंबई तक फैला हुआ जो तटीय प्रदेश है, इस तटीय प्रदेश को काठियावाड़ का मैदान कहा जाता है। अर्थात काठियावाड़ का मैदान जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में एक तटीय भाग है, और इसी काठियावाड़ के मैदान में यहां से भी प्रश्न आया, पूछा गया था गिर पहाड़ी भारत के किस राज्य में, तो इसी काठियावाड़ के मैदान में गिर नाम से पहाड़ी स्थित है, बारदा नाम से पहाड़ी स्थित है। गिर, बारदा और मांडव नाम से पहाड़ी पूछा जाए तो गिर, बारदा और मांडव की पहाड़ियां भारत के गुजरात राज्य में स्थित या फिर भारत के पश्चिम तट में स्थित काठियावाड़ के मैदान में पाई जाती है। एक गिर नाम से अभ्यारण्य भी स्थित है। अगर पूछा जाए कि बताओ गिर अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है, तो बच्चों ध्यान रखना है गिर अभ्यारण्य भी भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, और ये गिर अभ्यारण्य एशियाई या फिर बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य, एशियाई या बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य बताओ, तो बच्चों ध्यान रखना है गुजरात राज्य में स्थित गिर अभ्यारण्य एशियाई या बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और इसी गुजरात से रिलेटेड एक स्टैटिक का अच्छा कंसेप्ट बनता है, वो कंसेप्ट है अहमदाबाद के अंदर विमान हादसा। यानी अहमदाबाद गुजरात के अंदर कुछ दिनों पहले एक बड़ी ट्रेजरी हुई थी भारत की, जिसमें अनेकों यात्रियों की मृत्यु हुई थी, और ये विमान हादसा भी गुजरात राज्य से रिलेटेड है। अर्थात गुजरात के अंदर विमान हादसा अहमदाबाद का ध्यान रखना है। गुजरात के गिर अभ्यारण्य में एशियाई या बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है, और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल, अपने भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है, स्टेच्यू जो है, जिसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, इस स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण भी गुजरात राज्य में किया गया था। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित एक द्वीप स्थित है, जिस द्वीप को केवड़िया द्वीप कहा जाता है। यहां से भी बहुत अच्छा कंसेप्ट बनता है। देखो गुजरात राज्य के अहमदाबाद के अंदर एक द्वीप है नर्मदा नदी के किनारे, और इस द्वीप को कहा जाता है केवड़िया द्वीप। इस केवड़िया द्वीप पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची यूनिटी, जिसे कहा गया स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, यूनिटी का अर्थ होता है एकता, स्टेच्यू का अर्थ होता है प्रतीक। तो अगर पूछ ले एकता का प्रतीक किसकी मूर्ति है, तो एकता का प्रतीक का जो संबंध है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से, और इसी मूर्ति का निर्माण इस केवड़िया द्वीप पर किया गया। अगर इसके शिलान्यास की बात करें तो इसका शिलान्यास जो किया गया था वो 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था, क्योंकि 31 अक्टूबर जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, और इसी 31 अक्टूबर को संपूर्ण भारत में एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानी गई। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण 31 अक्टूबर 2019 को केवड़िया द्वीप जो गुजरात के नर्मदा नदी पर स्थित है इस द्वीप पर किया गया, और इसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया जो एकता का प्रतीक माना गया। और अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। तो हमने अपनी जो पश्चिमी घाट का विभाजन हमने किया वो 4 भागों में किया, काठियावाड़ का मैदान, कोंकण तट, कन्नड़ या फिर कर्नाटक तट, और जो चौथा भाग है वो मालाबार तट है। नंबर 1 काठियावाड़ के मैदान की बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य वह क्षेत्र जो अरब सागर को स्पर्श करता है वह पश्चिमी तट का हिस्सा काठियावाड़ का मैदान कहलाया। इसी काठियावाड़ के मैदान में गिर, बारदा और मांडव नामक पहाड़ी पाई जाती है। ये सभी पहाड़ियां भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। देखो बच्चों, ज्योग्राफी के जो बेसिकली इंपॉर्टेंट फैक्ट है,
जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को मैं बार बार हाईलाइट करवा रहा हूं। अब स्टैटिक का ये वाला पोर्शन जो रहने वाला है ये इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा। ऐसे स्टैच्यू, काफी स्टैच्यू इंडिया के अंदर बने हुए हैं, वो स्टैटिक के अंदर जितने भी स्टैच्यू हैं उन स्टैच्यू के बारे में बात करेंगे। स्टैच्यू ऑफ पीस है, स्टैच्यू ऑफ इक्विटी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से भी एक मूर्ति बनी है। अर्थात भारत के अंदर जितने भी स्टैच्यू हैं उन स्टैच्यू के कंसेप्ट भी हम स्टैटिक पोर्शन के अंदर देखेंगे। बाकी सभी बच्चे तैयारी करते रहें और अपने जो ब्रेनबिट यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी बच्चे सब्सक्राइब करें चैनल को, जितना हो सके इतना इस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड एक एक जानकारी के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे इस प्लेटफॉर्म से आने वाली हर एक एक नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, क्लासों का टाइम आपको प्रॉपरली इन्फॉर्म होता रहे। इसीलिए अपने ब्रेनबिट ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना है और इस गौरव बैच के साथ संपूर्ण बच्चों को बेस्ट तैयारी करनी है। बाकी अपने जो तटीय प्रदेश और द्वीप समूह का आगे का जो भाग है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।